नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो मैं जो आज आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से संबंधित सामान्य विज्ञान या जो अपन जनरल साइंस कहें उसके जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, एक ही क्लास में पूरे आपके जो 7-8 टॉपिक है सबका सुपड़ा साफ अपन कर देंगे। और यहाँ पर आपको भले क्वेश्चन दिख रहे हैं लेकिन अपन क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, क्वेश्चन सिर्फ एक जरिया है, पूरा डिटेल से जो है इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का आपका कि दूध का दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो आपको पता है ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है आपका, भौतिक परिवर्तन में आपका जो है प्रकृति में बदलाव नहीं होता है, मतलब कोई भी पदार्थ है उसकी प्रकृति में बदलाव नहीं होता, ठीक है, बदलाव नहीं होता। अब दूसरी चीज और ध्यान में रखनी है वो ये है कि भौतिक परिवर्तन में आप जो है ये क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है, मतलब इसको वापस पलटा जा सकता है, उल्टा वापस पलटा जा सकता है, मतलब कोई चीज को बनाने के बाद में वापस उसी चीज को वापस भी बना सकते हैं, पलटा जा सकता है, ये उत्क्रमणीय होता है, ठीक है। तो यहां पर बोला कि दूध का दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है। क्या हम दूध से दही बनाकर क्या वापस दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। लेकिन अपन तो क्या कहते हैं, जो भौतिक परिवर्तन है उत्क्रमणीय है, मतलब उसको वापस पलटा जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन दूध से दही तो बनना आसान है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता, तो ये भौतिक परिवर्तन नहीं हो सकता। उत्तर हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन आपका अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय मतलब रिवर्स नहीं जा सकता। ये क्या नहीं जा सकता, रिवर्स नहीं जा सकता। तो दूध से दही तो बन जाता है लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बता देता हूं कि भौतिक परिवर्तन कौन कौन से है। तो मैं ऊपर की साइड लिख देता हूं यहां से, ठीक है। भौतिक परिवर्तन जो आपको याद रखने, सबसे पहले चीनी और नमक का पानी में घुलना, चीनी या नमक का पानी में घुलना, ये जो है मैं आपको भौतिक परिवर्तन बता रहा हूं, पानी में घुलना। अब आप बोलोगे कि इनको वापस कैसे अपन अलग कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत सारी विधियां होती है, आसवन और उध्रुपातन की विधियों से वापस अपन जो है घोले हुए पानी और चीनी को वापस जो है अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है बल्ब का जलना, यह भी आपका भौतिक परिवर्तन है। जो इंपॉर्टेंट जो उदाहरण है वो बता रहा हूं मैं। बल्ब का जलना भी क्या आपका क्या है, बल्ब का जलना भी आपका भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा लोहे का चुंबक बनना, लोहे का चुंबक बनना, लोहे का चुंबक बनना भी क्या है, यह भी आपका भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। इसके अलावा एक जो है क्रिस्टलीकरण, एक विधि होती है क्रिस्टलीकरण, वो भी आपकी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण ये भी आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो ये भौतिक परिवर्तन के हैं आपके कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। अब अपन बात करते हैं जो है कौन से, रासायनिक परिवर्तन की। तो रासायनिक परिवर्तन एक तो हो गया दूध का दही बनना। इसके अलावा जो है रासायनिक परिवर्तन में आएगा ध्वनि का उत्पन्न होना। क्या, ध्वनि का उत्पन्न होना, ध्वनि उत्पन्न होना रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान में रख लेना, ठीक। फिर जो आएगा आपका ध्वनि उत्पन्न के अलावा वो हो जाएगा लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। अब यहां पर दो चीज देख लेना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना तो रासायनिक है, लेकिन अभी अपन ने देखो यहां ऊपर देखा था लोहे का चुंबक, जो है लोहे का चुंबक बनना, वो आपका भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। दूसरी बात श्वसन, श्वसन नाम आते ही ध्यान में रख लेना जो है आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। श्वसन के अलावा अपने को ध्यान में जो रखना है वो है मोमबत्ती का जलना। हालांकि मोमबत्ती का जलने को मैं अलग से परिभाषित करूंगा, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि एक जो आपका श्वसन के अलावा प्रकाश संश्लेषण, मोमबत्ती का जलना अलग से इसलिए करूंगा क्योंकि उसमें रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन होते हैं, तो उसको अलग से देखेंगे, ठीक है। फिर आपका आता है जो आपकी सब्जियां हैं, सब्जियां, एक मिनट सब्जियां गलत लिख दिया, जो आपकी सब्जियां हैं, सब्जियों से खाद बनना, यह भी आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, बनाना, ठीक है। दूसरा जो है फल या सब्जी का पकना, मतलब आम का पकना, सेब का पकना, तो फल या सब्जी का जो पकना है वो भी आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपका जो है मैं आपको बता रहा हूं। एक रासायनिक परिवर्तन जो है कटे हुए सेब का लाल रंग का हो जाना, कटे हुए सेब का लाल रंग का होना, सेब का लाल रंग होना, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो ये आपके कुछ परिवर्तन है जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में चीनी या नमक का पानी में घुलना, बल्ब का जलना, लोहे का चुंबक बनना, क्रिस्टलीकरण वगैरह, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में आपका ध्वनि का उत्पन्न होना, लोहे पर जंग लगना, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, सब्जियों से खाद बनना, कटे हुए सेब का लाल होना और फल और सब्जियों का पकना, ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं, ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। दूसरी बात है कि कोई भी, जैसे अपन ईंधन का जलना, ठीक है, ईंधन का जलना,
जलना शब्द आ जाएगा ना सिर्फ बल्ब को छोड़कर, बल्ब का जलना जो है भौतिक है, बाकी कोई भी जलना शब्द आ जाए तो आपको रासायनिक परिवर्तन करना है। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक जो मोमबत्ती वाला बता रहा था मैं वो बता देता हूं। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना अगर ऑप्शन में ये होना कि भौतिक व रासायनिक दोनों, तो दोनों इसका उत्तर कर देना। दोनों कैसे होगा? जो भौतिक परिवर्तन है आपका तो वो होगा मोम का पिघलना, मोम का पिघलना तो हो गया भौतिक परिवर्तन। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो जो है आप जो मोमबत्ती जल रही है, जलना क्या हो गया आपका? रासायनिक परिवर्तन। तो मोमबत्ती का जलना अगर ऑप्शन में दोनों है तो दोनों करने आपको, वरना जो है आपको रासायनिक करना है। ध्यान रख लेना, अगर मोमबत्ती का जलना में अगर ऑप्शन में दोनों प्रकार का हो जाए कि भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है, तब तो उत्तर दोनों करना है। लेकिन अगर भौतिक और रासायनिक दोनों नहीं होकर दोनों अलग अलग दिखा रहे हैं, तब आपको हमेशा रासायनिक परिवर्तन करना है। खास करके जो उदाहरण आते हैं वो मैंने बताया, जैसे कटे हुए सेव का लाल रंग का हो जाना, आम का पकना या किसी फल का पकना भी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। फिर अब बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? मैंने अभी बताया था कि भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं जिसमें अपन वापस रिवर्स जा सकते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। मतलब बर्फ का पिघलना यानी पानी बनना, और पानी से वापस भी बर्फ बना सकते हैं। इसका मतलब ये कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन आपका हो गया। ठीक है, एक आपका जो क्वेश्चन आ सकता है वो उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया से आ सकता है। उष्माशोषी और एक आगे उष्माक्षेपी, एक मिनट, उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या होती है? उष्माशोषी नाम से पता चल रहा है कि उष्मा का अवशोषण होता है इसमें, उष्मा का अवशोषण होता है इसमें। ठीक है, और इसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है। इसमें उष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि उष्मा का उत्सर्जन होने वाली अभिक्रिया उष्माक्षेपी, और उष्मा का अवशोषण होने वाली उष्माशोषी। अब उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इनके मैं कुछ उदाहरण आपको दे देता हूं। एक तो आपका कोई भी दहन होगा, तो प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, मतलब कोई चीज को अपन जला रहे हैं तो अपने को उष्मा जो है उसका उत्सर्जन नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो दहन होगा तो उत्सर्जन होगा, उत्सर्जन होगा तो उष्माक्षेपी होगी। ठीक है, इसके अलावा श्वसन, श्वसन सांस लेते हैं ना अपन, तब उष्मा का अवशोषण होता है। जब अपना सांस बाहर निकलता है तो गर्म हवा आती है, और वो गर्म हवा का मतलब है उष्मा का जो है उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, फिर आपका साग सब्जियों से खाद का बनना, से खाद का बनना, खाद का बनना, ये भी उष्माक्षेपी है। ठीक है, मतलब जो खाद बनती है आप देखोगे जहां भी खाद पड़ी होती है ना, वहां भाप निकलती है ऐसे गरम गरम, तो वो भी उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो ध्यान में रखना है वो है कौन सा? अम्ल का तनुकरण, अम्ल का तनुकरण। जब अम्ल का तनुकरण यानी अम्ल को अपन तनु करते हैं, यानी उसका जो है स्ट्रोंगनेस कम करते हैं, तब भी उष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा जो भी उष्माशोषी में कौन सी आ जाएगी? जहां भी उष्मा का शोषण हो। तो मैंने आपको ये चीज ध्यान में रख ली, अम्ल का तनुकरण, प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन, साग सब्जियों का जो है बनना, ये सारे उष्मा के उत्सर्जन या उष्माक्षेपी से संबंधित है। और बचे हुए जो है वो ज्यादातर किस में आ जाएंगे? उष्मा के अवशोषण से। अगला क्वेश्चन, कागज का जलाना पर कौन सा परिवर्तन होता है? तो मैंने बता दिया, कागज को जलाना, कोई चीज जलाते हैं तो रासायनिक परिवर्तन। और दूसरी बात, जले हुए कागज को वापस कागज में नहीं बदल सकते, तो उल्टा नहीं कर सकते, मतलब रासायनिक जो है आपका जो है परिवर्तन हो गया। धातुओं का कौन सा गुण है? ठीक है, तो यहां ऑप्शन में से धातुओं का गुण आपका विद्युत की चालकता, धातुएं विद्युत की चालक होती है। ठीक है, और ज्यादातर जो धातुएं होती हैं वो उष्मा की भी चालक होती है, उष्मा की भी क्या होती है? चालक होती है। एक पाया जाता है इसमें तन्यता का गुण। तन्यता कौन सी होती है? कि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, ध्यान में रख लेना। तन्यता होती है कि तार में बदल सकते हैं धातुओं को, तार में बदलना, यानी कि किसी की भी धातु को तार में बदलना उसका तन्यता का गुण कहलाता है। एक गुण जो आपका आता है वो आता है आघात वर्धनीयता का गुण। किसका? आघात वर्धनीयता का गुण। और आघात वर्धनीयता का गुण कौन सा होता है? जिसमें पीट पीट कर चद्दर के रूप में जो है धातु को बदल सकते हैं, चद्दर के रूप में, यानी पतली चद्दर के रूप में पीट पीट कर बदल सकते हैं। ये होता है आपका कौन सा? आघात वर्धनता। कई बार क्वेश्चन आ जाता है धातुओं को तार में बदलना, ठीक है, पीट कर तार में बदलना, तो वो तन्यता होती है। और धातुओं को पीट कर चद्दर या चादर में बदलना जो है वो क्या हो जाता है आपका? वो हो जाती है आघात वर्धनता। दोनों में अंतर ध्यान में रखना है। तो विद्युत चालकता जो है वो भी क्या है? धातु का गुण होता है। ठीक है, दूसरी बात, धातुएं जो है आपस में क्या करती है? पीटने पर आवाज करती है, आवाज उत्पन्न करती है।
ये भी धातु का एक गुण होता है, आवाज उत्पन्न करना है। धातु में कभी गैसों को आपस में भिड़ाओगे तो आवाज नहीं आएगी, लेकिन धातुओं को पीटने पर आवाज उत्पन्न होती है। धातु क्या होती है? चमक युक्त होती है। चमक युक्त मतलब धातु चमकीली होती है, ठीक है। अधातुएं चमक रहित होती है। भंगूर क्या होता है? कि पीटने पर टूट जाना, पीटने पर टूट जाना। तो क्या धातुओं में ये पाया जाता है? पीटने पर टूट जाना। तो धातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता, धातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता। किसमें? धातुओं में, क्योंकि धातुएं टूट जो है पीटने पर जो है तन्यता और आघातवर्धनता दर्शाती है। भंगुरता मतलब होती है पीटने पर टूट जाना, और ये आपका जो है किसका गुण नहीं है? धातु का गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्लोरीन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो क्लोरीन जो है आपका वो अधातु है, ठीक है। और अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है। सभी में नहीं पाया जाता, लेकिन ज्यादातर में भंगुरता का गुण पाया जाता है। कोई भी अधातु है उसमें जो है भंगुरता का गुण आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो है इसमें भंगुरता का गुण है। ग्रेफाइट होती है ना अपने पेंसिल के अंदर काली काली जो से लिखते हैं अपन, वो ग्रेफाइट का ही रूप होती है। तो उसको अपन पीटने पर भंगुरता को अपन देख चुके हैं। भंगुरता मतलब पीटने पर टूट जाती है, और ये गुण अधातु का होता है। फिर पित्तल किसका मिश्र धातु है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि पित्तल जो है वो किसकी जो है क्या है, मतलब मिश्र धातु है। एक जो है धातु के बारे में मैं बता दूं कि इनका गलनांक निम्न होता है, गलनांक निम्न होता है, निम्न होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, ग्रेफाइट। अपवाद कौन है? ग्रेफाइट। इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है, उच्च गलनांक होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ज्यादातर जो है धातुएं होती है उनका जो है गलनांक निम्न होता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है, और अपवाद है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का जो है आपका, एक मिनट, ग्रेफाइट जो है उसका जो है गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। एक चीज जो आपकी मैं और बता देता हूं इसके साथ में, जो उपधातु है, टोटल 7 उपधातु पाई जाती है, ठीक है। और इन 7 उपधातु में जो है 2-3 नाम जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। एक तो बोरोन, ठीक है, एक आर्सेनिक, ये अब उपधातुएं हैं। इसके अलावा उपधातु है जर्मेनियम, ठीक है। जर्मेनियम के अलावा सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन के अलावा अगर और बात करें, ऊपर वाली 4 इंपॉर्टेंट है, तो पोलिनियम, टेलुरियम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर वाली चारों इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एंटीमनी, ये 7 उपधातुएं हैं, ठीक है। और इसमें से ऊपर वाली 4 जो है ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। इनको ध्यान में रख लेना, क्योंकि पूछ सकते हैं कि जर्मेनियम क्या है, सिलिकॉन क्या है। कारण क्या है इनका इंपॉर्टेंट होने का, वो भी मैं बता देता हूं। ये जो है ना 4 ऊपर वाली धातुएं या उपधातुएं, उपधातुएं किसके काम आती है आपकी? ये आती है अर्धचालकों के रूप में। किसके रूप में काम आती है? अर्धचालकों के रूप में काम आती है, अर्धचालकों के रूप में काम आती है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो क्लास पूरी देख लोगे ना, तब आपको जो ज्यादातर चीजें कवर हो जाएगी। फिर पित्तल किसका मिश्र धातु है? तो पित्तल किससे मिलकर बना होता है? तो ये तांबा और जस्ता, ठीक है। कॉपर प्लस जिंक, जस्ता मतलब जिंक से मिलकर बना होता है, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें कॉपर की मात्रा 60 से 80% होती है, और जिंक की मात्रा इसमें होती है आपकी 20 से 40%, 20 से 40%, ठीक। फिर अपन बात करें जो है आगे लोहा और कार्बन। वैसे लोहा और कार्बन अकेले किसी से संबंधित नहीं है, लेकिन इनसे स्टील बनता है। और एक स्टील है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, जिस पर जंग नहीं लगता। और जो आपकी स्टेनलेस स्टील है, इससे क्वेश्चन आने के कई बार चांस बनते हैं, तो ये आपको थोड़े से अच्छे से ध्यान में रख लेना है। ये आपकी किस किस से बनी होती है? फेरस, क्रोमियम, निकिल और कार्बन। तो कार्बन की मात्रा होती है इसमें, ध्यान में रख लेना। ये तो हो गया कार्बन, ये हो गया निकल, और ये हो गया क्रोमियम। बाकी आप आयरन जो है ये सब जानते हो, क्रोमियम। और इसमें होता है आयरन, और इसमें होता है निकल। निकल मतलब हो गया जो है निकल, और आयरन मतलब हो गया लोहा, ठीक है। बाकी एक होता है जर्मन सिल्वर, नाम है, ध्यान में रख लेना। जर्मन सिल्वर, यहां से क्वेश्चन आने के चांस बन सकते हैं। जर्मन सिल्वर जो होता है, इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? इसमें कॉपर, जिंक, और इसके अलावा कॉपर जिंक तो देखो ऊपर वाले में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें पाया जाता है निकिल। शॉर्ट में लिख रहा हूं, कॉपर इसमें 50%, और ये दोनों 25% पाए जाते हैं। सिल्वर मतलब क्या होता है? सिल्वर मतलब चांदी। तो जर्मन सिल्वर में 0% सिल्वर पाई जाती है। मतलब जर्मन सिल्वर नाम है, लेकिन सिल्वर नहीं पाई जाती इसमें। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितनी होती है? तो सिल्वर होती नहीं है, 0% होती है, ठीक है। इसके अलावा एक जो मिश्र धातु आपको याद रखनी मेरे हिसाब से चाहिए, वो मैं थोड़ा सा और लिखवा देता हूं। एक है सोल्डर, और जिसको रांगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रांगा, ठीक है। ये आपकी टिन,
प्लस शीशा से मिलकर बनी होती है। शीशे को और कहते हैं लेड, टिन प्लस लेड से मिलकर बनी होती है। एक गन मेटल, क्या नाम है आपका, गन मेटल। और गन मेटल जो है आपका ये किससे मिलकर बना होता है, गन मेटल बना होता है कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन से। ये भी आपको ध्यान में रखना है, नोट कर सकते हैं, वरना जो है क्लास को एकदम अच्छे से देख लोगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी नोट करने की, और एकदम अच्छे से आप जो है कर पाओगे। फिर आता है तांबा और टिन, और तांबा और टिन से कांस्य बनता है। क्या बनता है, कांसा या कांस्य कहते हैं, वो बनता है किससे, तांबा और टिन से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको लिखवा चुका। जर्मन सिल्वर ध्यान रख लेना, सिल्वर होता ही नहीं है जर्मन सिल्वर में, इसमें क्रोम जो है कॉपर जिंक और निकल होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, सातवां क्वेश्चन, परावर्तन के कितने नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम कि आपका परावर्तित किरण, आपतित किरण, ध्यान में रख लेना, आपतित किरण व अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, यह ध्यान में रखना है। दूसरा क्या होता है, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण। 2 नियम याद रख लेना, परावर्तन कोण बराबर है आपतन कोण। मतलब अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि परावर्तन कोण 30 डिग्री है तो आपतन कोण भी क्या होगा, 30 डिग्री। तो 2 नियम होते हैं परावर्तन के, परावर्तित किरण, आपतित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और परावर्तन कोण आपतन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। 2 नियम ये ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दर्पण में बनी छवि हमेशा होती है। यहां बात हो रही है समतल दर्पण की, और समतल दर्पण में हमेशा आभासी जो है क्या बनती है, छवि, यानी कि जो छाया बनती है वो आभासी बनती है। ठीक है, एक जो अपने अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, और एक है उत्तल दर्पण, इन दोनों को भी अच्छे से देख लेते हैं, अवतल और उत्तल। सबसे पहले अवतल दर्पण होता है आपका अभिसारी दर्पण। कौन सा दर्पण होता है, इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, और इसको कहते हैं अपसारी दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में हमेशा उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा व वास्तविक बनता है, और इसमें जो है सीधा व आभासी बनता है, सीधा व आभासी बनता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, सीधा और आभासी। अपसारी दर्पण जिसको अपन क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण, और अवतल दर्पण जिसका दूसरा नाम है आपका अभिसारी दर्पण, और इसमें उल्टा व वास्तविक बनता है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर चलते हैं थोड़ा सा और आगे। दर्पण यानी आप सिर्फ अकेला नाम आना दर्पण, इसका मतलब समतल दर्पण की बात हो रही है। बनने वाली छवि कैसी होती है, तो वो क्या होती है, समान आकार की होती है। क्या होती है, समान आकार की। और ऊपर अपन ने क्या देखा था, आभासी होती है। ठीक है, आभासी होती है। और एक चीज और मैं बता देता हूं, समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, और जब भी सीधा प्रतिबिंब बनता है तो वो चांस होता है कि आभासी होता है, आकार सेम होता है। समतल दर्पण जो अपन घर में यूज लेते हैं, सुबह सुबह नहा धोकर आप जो है बाल वगैरह सही से जमाते हो ना, वो समतल दर्पण है। उसमें आप आकार बराबर दिखेगा, लेकिन वो प्रतिबिंब आभासी होता है और सीधा होता है। मतलब सीधा का मतलब ये नहीं है, मतलब सीधा का मतलब है कि सिर ऊपर ही रहता है, उसमें नीचे नहीं होता है, पैर नीचे ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपका लेफ्ट उसमें राइट दिख रहा है, उसको सीधा उल्टा नहीं बोलते। आप कभी जो है चम्मच को देखना, चम्मच के जो है, मैंने देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो आपका अवतल दर्पण है उसमें उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण होता है ये वाला, ठीक है, जहां से जो है ये इससे जो है ऐसे होता है, और यहां से परावर्तन होता है। तो चम्मच का ये वाला हिस्सा जो अंदर धसा हुआ हिस्सा, उसको देखना, जो है आपका मुंह तो नीचे आ जाएगा और टांग आ जाएगी ऊपर, उसको कहते हैं उल्टा होना। उल्टे का मतलब ये नहीं कि लेफ्ट राइट दिख रहा है, राइट लेफ्ट दिख रहा है। ठीक है, फिर एक चीज और जो है, अवतल दर्पण किस में काम आता है वो भी मैं बता देता हूं। देखो क्वेश्चन सिर्फ जरिया है, बाकी जो है चीजें एकदम अच्छे से अपन कवर करेंगे। और इधर है उत्तल दर्पण, दोनों का उपयोग मैं बता देता हूं, मुख्य मुख्य उपयोग जो है क्या है उन दोनों के। सबसे पहले अवतल दर्पण की अपन बात है कर लेते हैं। एक तो ये किस में काम आता है, टॉर्च में, एक आता है सर्च लाइट में। ठीक है, टॉर्च सर्च लाइट दोनों को ध्यान में रख लेना। एक ये दाढ़ी बनाने वाले कांच के रूप में, दाढ़ी बनाने वाला जो है कांच है उसके रूप में। ठीक है, एक ही काम आएगा सौर चूल्हों में, सौर चूल्हों में काम आएगा। और एक आएगा वाहन जो होते हैं, यानी कि जो आपके जो गाड़ियां होती है उनकी हेडलाइट में, गाड़ियों की हेडलाइट में, इसमें काम आता है कौन, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण आता है पार्श्व दर्पण के रूप में। पार्श्व दर्पण मतलब जो वाहन है उनमें पीछे का दृश्य देखने के काम आता है। दूसरा जो है निगरानी दर्पण के रूप में, निगरानी दर्पण, यानी कि अपन के पीछे जो आसपास लगे होते हैं, कि मतलब अपन एटीएम में जाते हैं ना, कहां पर,
एटीएम है और उसके ऊपर एक छोटा सा कांसा लगा होता है जो बताता है कि पीछे लंबा सा थोड़ा एरिया दिखाता है कि जो है मतलब कौन आपको देख रहा है कौन है नहीं देख रहा, तो उसमें ये काम आते हैं। तो देखा हेडलाइट में वाहन की में अवतल आता है और पीछे का दृश्य देखने में उत्तल आता है। फिर अनुवांशिकता लक्षण किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, तो अनुवांशिक लक्षण जो होते हैं, अनुवांशिक लक्षण आपके किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, जीन्स के द्वारा। किसके द्वारा, जीन्स के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम। डीएनए होता है आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और एक होता है आरएनए। आरएनए जो होता है वो आपका बस यहां से शुरू हो जाता है डायरेक्ट, किससे, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल यहां से शुरू होता है आरएनए। और डीएनए होता है आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 12, अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है आपका ग्रेगर मेंडल को। एक नाम है आपका स्पेंसर, ये ध्यान में रख लेना, स्पेंसर। स्पेंसर ने अनुवांशिकी शब्द दिया था सबसे पहले, अनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग, अनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया, स्पेंसर ने। इसका मतलब इसने अनुवांशिकी नहीं कहा, ये अनुवांशिकी तो अपन जो है कहते हैं, अनुवांशिक को इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। क्या कहते हैं, हेरिडिटी। तो इस हेरिडिटी शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग किया था स्पेंसर ने। एक नाम ध्यान में रख लेना, बेटसन। क्या नाम है, बेटसन। बेटसन को आधुनिक आनुवांशिक का जनक कहते हैं, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक, आनुवांशिकी का जनक, ये ध्यान में रख लेना। तो अनुवांशिकता का जनक मेंडल, लेकिन स्पेंसर जो है वो आपके हेरिडिटी आनुवांशिकता शब्द जो है सबसे पहले प्रयोग किया था। और बेटसन जो है आधुनिक आनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं। और इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था, किसने, मेंडल ने। किस पर प्रयोग किया, मटर पर प्रयोग किया था, यह आपको सबको पता है। फिर आता है मानव शरीर में रक्त किसके द्वारा पंप होता है, तो मानव शरीर में रक्त जो है आपका हृदय यानी कि जो है हार्ट होता है उसके द्वारा पंप होता है। तो ये ध्यान में रखना है। एक यकृत को ध्यान में रख लेना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। देखो क्वेश्चन सिर्फ जरिया है, बाकी अपन अच्छे से देख रहे हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, उसका नाम है आपका यकृत। ठीक है, ग्रंथि सब थोड़ा सा गलत लिख दिया, एक मिनट। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। एक ग्रंथि आपकी अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। और अग्नाशय ग्रंथि के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना। अग्नाशय जो ग्रंथि है आपकी, अग्नाशय ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी प्लस बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की है। मतलब एकमात्र ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। और यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और हृदय जो है मानव शरीर में रक्त को पंप करता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य की रक्त परिसंचरण प्रणाली में कौन सा अंग मुख्य है, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है। तो हृदय के बिना जो है आपका क्या नहीं हो सकता, रक्त का परिसंचरण नहीं हो सकता। एक जो है आपका रक्त का जो अध्ययन होता है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, तो हिमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है। एक चीज जो और मैं बता देता हूं जहां से क्वेश्चन आ सकता है, जो आपका ओ ग्रुप होता है, ओ ग्रुप वाला जो है वो होता है सर्वदाता। मतलब जिसका ओ ग्रुप होता है रक्त में वो सर्वग्राही होता है। और जिसका एबी ग्रुप होता है वो क्या होता है, एबी ग्रुप होता है सर्वग्राही बोल दिया था कि ऊपर मैंने। मतलब ओ ग्रुप सर्वदाता होता है और एबी ग्रुप होता है सर्वग्राही। मतलब ओ ग्रुप वाले जो है किसी को भी खून दे सकते हैं और एबी वाला किसी से भी ले सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, एकदम इजी क्वेश्चन। 206 हड्डियां होती है। लेकिन जन्म के समय कितनी होती है, तो मनुष्य के जन्म के समय 300 हड्डियां होती है। जन्म के समय 300 हड्डियां होती है। मतलब एक बालक जो होता है उसमें जो है 300 हड्डियां होती है और एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती है। बात मांसपेशियों की करें, मांसपेशियां जो है आपकी मांसपेशियां 650 के आसपास होती है। ठीक है, प्लस भी होती है, मांसपेशियों की संख्या फिक्स नहीं होती है। दूसरी अपन अगर बात कर लेते हैं थोड़ी सी और, कि जो आपकी सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी, क्योंकि हड्डियों की बात हो रही है, तो सबसे बड़ी जो हड्डी है मानव शरीर की वो है फीमर। कौन सी,
फीमर, और ये जांग में जो है जांग की हड्डी होती है उसको कहते हैं। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो है स्टेपिज। कौन सी हड्डी? स्टेपिज, जो कान में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, एक जो है अपन ऊपर पढ़ के आगे प्लेटलेट्स है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। कौन सी? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती है आपकी, ये जो है रक्त का थक्का बनाने में काम आती है। रक्त का थक्का बनाने में उपयोगी। ठीक है, इसका निर्माण कहां पर होता है? इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। किसमें? लाल अस्थि मज्जा में। तो ये ध्यान में रखना, रक्त का थक्का कौन बनाती है? प्लेटलेट्स। फिर पाचन क्रिया का आरंभ किस अंग से होता है? तो पाचन क्रिया आपकी मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, और मुख में जो पाचन, जो आपका मुख में जो भोजन होता है, मुख में भोजन की अवस्था जो होती है उसको क्या कहते हैं? तो मुंह से क्या करते हैं अपन? बोलते हैं। तो मुख में जो आपके भोजन की अवस्था होती है उसको बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस। अमाशय में क्या होता है? अमाशय में भोजन की अवस्था को जो है, अमाशय में भोजन की अवस्था में, अमाशय में मैं आ रहा है तो ये कहेंगे आप काइम। ठीक है, और आंत में भोजन की अवस्था, आंत में भोजन की अवस्था, और आंत में भोजन की जो अवस्था है उसको कहेंगे काइल। ये नाम ध्यान में रख लेना, काइम और काइल। अमाशय में भोजन की अवस्था को काइम, मुख में भोजन की अवस्था बोलस, और पाचन क्रिया मुख से ही शुरू हो जाती है, और आंत में जो है भोजन की अवस्था को काइल कहते हैं। ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब कुछ चीज और जो अपन देख लेते हैं, एक्स्ट्रा चीजें जो है। मनुष्य में दांतों के प्रकार, दांत से क्वेश्चन आ सकता है। 4 प्रकार पाए जाते हैं दांतों के। ठीक है, सबसे पहले होता है आपका कौन सा? सबसे पहले कर्तक या कर्तनक भी कह सकते हैं। ठीक है, कर्तक या कर्तनक जो दांत होते हैं, इसका काम होता है काटना फाड़ना, यानी भोजन को काटना फाड़ना, और इसकी संख्या जो होती है वो होती है कितनी? 8 ये कुल पाए जाते हैं। दूसरे आते हैं रदनक, इसका काम होता है भोजन को चीरना फाड़ना। ठीक है, चीरना फाड़ना, इनकी संख्या जो होती है 4, यानी कि 2 होते हैं ऊपर नीचे। तीसरे होते हैं अग्रचरणक, इनकी जो संख्या होती है वो होती है 8। और फिर चौथे होते हैं च्वरणक, और च्वरणक जो होते हैं उनकी संख्या होती है 12। तो ये जो है आपके मुख्य जो दांते होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, और चारों प्रकार के दांतों की संख्या मैं आपको बता चुका। टोटल देख लो, ये 20 और 12 32 दांते हो गए। क्वेश्चन नंबर 17, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, क्या काम है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, दूसरी बात ध्यान में रख लेना, जो आपका रक्त का लाल रंग है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है आपको पता ही है। तो रक्त का लाल रंग जो है आपका वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। तो रक्त का लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 18, मधुमेह किसकी कमी से होता है? तो मधुमेह जो रोग होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से? इंसुलिन की। ठीक है, थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि से जो है क्या होता है? उत्पन्न होता है। और थायराइड ग्रंथि एच आकार की ग्रंथि होती है। क्या होती है? एच आकार की ग्रंथि होती है ये। ठीक, दूसरी बात जो थायराइड है उसके बारे में अपने को ध्यान में रहने चाहिए वो ये है कि जो है आयोडीन, जैसे नाम आ जाए आयोडीन से संबंधित ग्रंथि यही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक एड्रिनल जो ये एड्रिनल हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, और एड्रिनल ग्रंथि जो होती है इसको 3F या 4S ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा जो अपने को ध्यान नहीं देना है। फिर प्लेग किसके द्वारा फैलता है? तो प्लेग आपका पता ही है, प्लेग बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। अब जीवाणु द्वारा जो रोग फैलते हैं उनकी एक लिस्ट मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हैजा। ठीक है, एक याद रख लो, दोनों याद नहीं है, विषाणु और ये, तो जीवाणु याद रख लो, बाकी बचे हुए विषाणु में चले जाएंगे। दूसरा डिप्थीरिया। ठीक है, तीसरा है क्षय रोग। क्षय रोग क्या होता है? टीबी को कहते हैं, टीबी जो होती है ना खांसी वाली, उसको। फिर टिटनेस। टिटनेस के अलावा जो आपका आ जाएगा एक कोड नाम से वो
फिर टाइफाइड, क्या, टाइफाइड। इसके अलावा काली खांसी, इसके अलावा प्लेग, जो अभी अपन ने ऊपर देखा है, बैक्टीरिया और जीवाणु एक ही चीज होती है, वायरस और विषाणु एक ही होता है। न्यूमोनिया, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे आपके क्या है, जीवाणु जनित। और इनके अलावा जो भी बच जाते हैं वो सारे के सारे आपके कौन से हो जाएंगे, विषाणु के। विषाणु में मुख्यतः अपन को ध्यान में रखना है वो कौन सा, पोलियो, जो पोलियो वायरस से होता है, डेंगू, जो डेंगू वायरस से होता है, जो आपकी माता है, छोटी माता बड़ी माता, चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स दोनों, चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स, ये सारे वायरस के होते हैं, स्मॉल पॉक्स। इसके अलावा एड्स, कैंसर, ये सारे के सारे किससे होते हैं आपके, ये सारे के सारे वायरस से होते हैं। देखो डेंगू किससे होता है, वायरस से। अपन ज्यादातर क्या होता है, डेंगू और मलेरिया को एक ही मान लेते हैं, जबकि मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया जो रोग है आपका, और मलेरिया के साथ थोड़ा और मैं बता देता हूं, एक कालाजार रोग भी होता है, और एक होता है अफ्रीका निद्रा रोग, अफ्रीका निद्रा रोग। ये तीनों रोग जो होते हैं ये आपके होते हैं प्रोटोजोआ से। तो अपन क्या करते हैं, डेंगू और जो है मलेरिया को एक ही मान लेते हैं। डेंगू और मलेरिया को अपन क्या मानते हैं कि मलेरिया और ये डेंगू एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। डेंगू आपका विषाणु या वायरस से होता है, और मलेरिया जो है आपका प्रोटोजोआ से होता है। एक आपका दाद, खाज, खुजली, दाद, खाज और खुजली, ठीक है, ये होते हैं आपके कवक जनित रोग। किससे होते हैं ये, कवक से। और एक होता है एथलीट फुट, ये भी कवक से ही होता है, एथलीट फुट। एथलीट फुट मतलब पग जो है सूज जाता है, ऐसा मोटा मोटा हो जाता है। तो ये कुछ रोग हैं। तो प्लेग आपका बैक्टीरिया से होता है, तो ध्यान में मलेरिया को रखना है, प्रोटोजोआ से होता है, और डेंगू होता है वायरस से। क्वेश्चन नंबर 20, टीबी रोग किससे संबंधित है, टीबी जिसको अपन क्षय रोग भी कहते हैं, और इसके अलावा इसको तपेदिक भी कहते हैं, और ये आपका फेफड़ों से संबंधित है, खांसी आती है फुल। और टीबी रोग अभी ऊपर पढ़ कर आए हैं, देखो क्षय रोग जीवाणु से होता है, ये रहा टीबी, क्षय रोग जीवाणु से होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। और इसमें बीसीजी का टिक्का लगता है, बीसीजी का टिक्का, वो किस में लगता है, टीबी में। और एक जो है इसमें डोट्स, जो आपकी डोट्स प्रणाली से इलाज होता है, प्रणाली से उपचार होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, बीसीजी का टिक्का टीबी में लगता है, और डोट्स प्रणाली भी टीबी रोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है। अब ये मत बोल देना विटामिन सिलेबस में नहीं है, मैं बता दूं कि सिलेबस में रोग है, तो रतौंधी भी एक रोग है। रतौंधी मतलब रात में कम दिखना, रात में कम दिखना, कम दिखना। और जो रतौंधी रोग है वो आपका विटामिन ए से होता है। विटामिन सी से होता है स्कर्वी रोग, यानी कि मसूड़ों में खून का आना, मसूड़ों में खून आना, ठीक है। विटामिन डी, विटामिन डी से जो रोग होता है उसको कहते हैं रिकेटस। कौन सा, रिकेटस। रिकेटस रोग में क्या होता है, हड्डियों का कमजोर होना, हड्डियों का कमजोर होना, हड्डियों का कमजोर होना, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है आपका विटामिन बी। वैसे इसका बेरी बेरी होता है रोग, लेकिन ये बेरी बेरी जो रोग है वो सिर्फ विटामिन ए बी से नहीं होता, B1 से होता है। एक विटामिन आपका विटामिन B12, इससे होता है आपका एनीमिया। कौन सा होता है, एनीमिया रोग होता है, इससे होता है आपका एनीमिया रोग। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग। एनीमिया में क्या होता है, रक्त की कमी आ जाती है, शरीर में रक्त की कमी आ जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बच गया कौन सा, सारे हो गए। विटामिन ए रतौंधी, सी स्कर्वी, डी रिकेटस, विटामिन बी से बेरी बेरी जो B1 से होता है, और B12 जो है वो एनीमिया रोग के होता है, जिसमें रक्त की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। एक विटामिन ई बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है विटामिन ई रोग से संबंधित है। तो विटामिन ई से जो रोग होता है वो, उसमें क्या होता है, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, मांसपेशियों में कमजोरी, मांसपेशियों में कमजोरी। तो ये आपको ध्यान में रखना, मांसपेशियों में कमजोरी, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एड्स का कारण क्या है। एड्स आपको पता है वायरस से होती है, तो उत्तर हो जाएगा विषाणु। कौन से वायरस से होती है, HIV वायरस से, ठीक है। HIV जो है इसका पूरा नाम पूछ सकते हैं, क्योंकि जो है ह्यूमन कई बार आया हुआ है, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। एक जो एलिसा परीक्षण है, एलिसा परीक्षण, वो भी इसी से संबंधित है। किससे,
परीक्षण, तो एलिसा परीक्षण भी किससे संबंधित है? एड्स से संबंधित है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये चीजें ध्यान में आपको थोड़ी सी रखनी है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23, कचरे का पुनः उपयोग योग्य वस्तुओं में बदलना। आपको पता है रिसाइकलिंग होता है। एक 5R जो थ्योरी है आपकी, 5R थ्योरी, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। 5R थ्योरी जो है, इसमें आपका सबसे पहले होता है रिड्यूस। जो 5R है उनका मतलब है रिड्यूस, इंग्लिश में याद रखो इनको, रीयूज। रिड्यूस मतलब कोई चीज को कम करना, प्लास्टिक वगैरह को, प्लास्टिक से संबंधित है ये। रीयूज यानी पुनः उनको उपयोग में लेना। रीपर्पज इंग्लिश में याद रखोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। इसके बाद में रिसाइकिल, और फिर आता है आपका रिफ्यूज। तो ये आपका 5R थ्योरी में 5R जो है उनका मतलब है रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पज और रिसाइकिल और रिफ्यूज। क्वेश्चन नंबर 24, अपशिष्ट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आपको पता ही है, जो है प्रदूषण को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25, गीला कचरा किस डिब्बे में डाला जाता है? तो गीला कचरा हमेशा हरे डब्बे में डाला जाता है। इसके अलावा गीला कचरे के अलावा सब्जियों का अपशिष्ट जो होता है वो भी इसी में डाला जाता है, वो जो भी सब्जियों का अपशिष्ट हो, ठीक है। इसके अलावा जो खराब भोजन है वो भी इसी में डालोगे आप, क्या? खराब भोजन। जो आपके जैविक जो कचरा है, जैविक अपशिष्ट जो होता है, जैविक अपशिष्ट जो होता है वो सारे जो है हरे वाले में डाला जाता है। जैविक अपशिष्ट मतलब जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपशिष्ट कर दिया जाए, विखंडित कर दिया जाए, सूक्ष्म जीवों द्वारा विखंडन या विघटन, ठीक है। जिस कचरे का सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन कर दिया जाए वो जैविक अपशिष्ट कहलाता है। जैसे सब्जियों का अपशिष्ट है, खराब भोजन है, गीला कचरा है, ठीक है। फिर एक होता है नीला डब्बा, ठीक। नीले डिब्बे में अपन अजैविक रखेंगे। अजैविक कौन से होंगे? जिसमें जो है जो मतलब सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं होता है, ठीक है। तो कौन से हो गए? प्लास्टिक। सबसे ज्यादा तो सबसे पहले आएगा प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक जो है नष्ट नहीं होता, ठीक। प्लास्टिक के अलावा जो है कौन सा हो जाएगा? कांच, ठीक है। कांच के टुकड़े मान लो वो हो जाएंगे, तो ये सारे रखेंगे। फिर होता है काला डब्बा, काले रंग का जो डिब्बा होता है उसमें क्या होता है? काले रंग के डिब्बे में जो है ध्यान में रखने योग्य बात है, जो विषैले पदार्थ हैं वो कौन से? विषैले पदार्थ। इसके अलावा जो दवाइयां हैं उनका अपशिष्ट होना, कोई दवाइयों का अपशिष्ट वो भी इसमें रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है कोई भी मान लो कि बैटरी सेल वगैरह हैं वो सारे इसी में रखे जाते हैं, बैटरी सेल वगैरह। तो ये जो है अलग अलग डिब्बे के मैंने बता दिए। अब एक जो चीज है वो मैं बता देता हूं, एक प्रक्रिया होती है भस्मीकरण। कौन सी प्रक्रिया होती है? भस्मीकरण। और भस्मीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? चिकित्सा जो अपशिष्ट होते हैं, मतलब चिकित्सा से संबंधित जो कचरा होता है, उस चिकित्सा अपशिष्ट जो होता है उसके निराकरण की विधि है ये। चिकित्सा अपशिष्ट के निराकरण की विधि कौन सी है? भस्मीकरण। ये आपको ध्यान में रखना है। अब वापस जो है अपने अच्छे से देख लिया। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें मैं क्या बताऊंगा आपको, जो अभी अपने टॉपिक देखे ना अच्छे से उनको वापस रिवाइज करेंगे अगले 25 क्वेश्चन में। लोहे में जंग लगना अभी बता चुका, लोहे में जंग, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। आ रहा ना? अब देखो क्वेश्चन आएंगे आपको सारे, अब जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा लगभग सारे आएंगे आपको। पानी का वाष्प में बदलना, तो पानी को वाष्प में उबाल कर बदल सकते हैं, वाष्प को ठंडी करके वापस पानी में, मतलब भौतिक परिवर्तन, ठीक है। आ रहा ना एकदम अच्छे से? क्योंकि आपका भौतिक परिवर्तन में उत्क्रमणीयता होती है, मतलब अपन क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो उत्तर हो गया भौतिक। अब सब आएंगे आपको, देखो ना ये क्वेश्चन। चीनी को पानी में घोलना, तो बताया था मैंने, चीनी और नमक को पानी में घोलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इनको जो विभिन्न विधियां होती है आसवन और ध्रुवपातन, उससे वापस भी चेंज कर सकते हैं। फिर है एल्यूमिनियम किसका चालक है? तो एल्यूमिनियम क्या है? धातु। और धातु जो है उष्मा और विद्युत दोनों की चालक होती है। उत्तर हो जाएगा सी। उष्मा मतलब गर्म करने पर धीरे धीरे पूरा गर्म हो जाता है, और विद्युत मतलब करंट पूरे में फ्लो होता है। फिर आता है आयोडीन किस वर्ग में आता है? तो क्लोरीन वाला आयोडीन हो जाएगा, अधातु वर्ग में आता है, और अधातुओं को अपन अच्छे से समझ चुके हैं। फिर आता है स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टील में बता चुका था, बताया था ना किसका है? कार्बन और लोहे का। देखो आ रहा है वापस एकदम अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन वापस रिवीजन के लिए मैंने वापस रखे हैं। दर्पण में बनने वाली छवि, दर्पण मतलब समतल दर्पण, और समतल दर्पण में मैंने बताया था कि आभासी बनेगी और सीधी बनेगी, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी और सीधी, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 33, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार का होता है? तो सूर्य का प्रकाश बहुरंगी होता है।
वैसे 7 रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34, इंद्रधनुष बनने का कारण है प्रकाश का अपघटन। इसके अलावा इंद्रधनुष वह किसकी परिघटना से बनती है? तो इसमें एक तो वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक है, वर्ण विक्षेपण। दूसरा इसमें प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, और सबसे मेन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन। ये 3 कारण होते हैं इंद्रधनुष के बनने के। कौन कौन से? वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और प्रकाश का अपघटन, ठीक है। एक जो आता है आपका आकाश का नीला रंग दिखना, आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखता है? तो आकाश का नीला रंग जो आपका दिखता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, किसके कारण है? प्रकीर्णन के कारण दिखता है, यह आपको ध्यान में रखना है। दूसरा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो है एक है प्रकाश तंतु द्वारा संचार, तंतु द्वारा संचार, यानी कि जो फाइबर ऑप्टिकल होती है उनके द्वारा जो संचार यानी कि जो है सूचनाएं भेजी जाती है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका कारण है। परावर्तन सही लिख देते हैं, परावर्तन। तो प्रकाश प्रकीर्णन जो है आकाश का नीला रंग, एक तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना, और तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं? तो ध्यान रख लेना, जो गुणसूत्र होते हैं वो केंद्रक में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? केंद्रक में। मतलब जो गुणसूत्र होते हैं मानव में, वो जो होते हैं क्रोमोसोम, वो कहां पाए जाते हैं? केंद्रक में। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह, शक्ति ग्रह कहलाता है। कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसको जो है पावर हाउस भी कह सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कहें तो पावर हाउस ऑफ सेल। तो कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आता है मानव शरीर की सामान्य कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? जब बोले कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 46 करने आपको। जब बोले कि कितने जोड़े गुणसूत्र के पाए जाते हैं, तो जोड़े गुणसूत्र की बात करें तो वो पाए जाते हैं आपके 23 जोड़े। कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23 जोड़े। तो जब जोड़े पूछे तो 23, और जब गुणसूत्र डायरेक्ट पूछे तो 46, क्योंकि जोड़े 23 हैं तो 46 हो जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े तो क्या पाए जाते हैं? 22 जोड़े अलिंग वाले पाए जाते हैं, अलिंग गुणसूत्र, मतलब जिनसे लिंग का निर्धारण नहीं होता। दूसरा जो लास्ट जोड़ा पाया जाता है एक्स एक्स और एक्स वाई, तो इसमें अगर एक्स एक्स है तब तो होती है लड़की, और जब एक्स वाई होता है तब बनता है लड़का। तो ये क्या होते हैं? इनको कहते हैं लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र, ये लिंग का निर्धारण करते हैं। तो 22 जोड़े अलिंग गुणसूत्र के और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र का होता है। लड़की में दोनों एक्स एक्स होते हैं और लड़का में जो है उसमें एक्स वाई होते हैं। तो जोड़े पूछे तो 23 वरना 46। जीन क्या नियंत्रित करते हैं? तो जीन जो है लक्षण नियंत्रित करते हैं, अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं उनको नियंत्रित करते हैं। फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, पहले बात कर चुके, फीमर। फिर श्वसन तंत्र का मुख्य अंग, श्वसन फेफड़ों से होता है, उत्तर ऑप्शन बी। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण गुर्दे में होता है, जिसको अपन किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पित्तरस किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊपर वाला भी अच्छा क्वेश्चन था। रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो गुर्दे या किडनी द्वारा होता है, और पित्तरस किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? तो पित्तरस वाला ध्यान में रख लेना, यकृत द्वारा स्त्रावित होता है, ठीक है। छोटी आंत में एक ध्यान में रख लेना, भोजन का सबसे ज्यादा अवशोषण यहां पर होता है, भोजन का सर्वाधिक पाचन यहीं पर ही होता है, सर्वाधिक पाचन कहां पर है? छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क किस हड्डी द्वारा सुरक्षित रहता है? तो खोपड़ी द्वारा। अब मस्तिष्क में 2 चीजें में ध्यान में रख लेना। सबसे पहले एक आता है प्रमस्तिष्क, और प्रमस्तिष्क के बारे में जो ध्यान में रखना वो है कि ये 2 गोलार्धों में बंटा होता है। जो चीज बता रहा हूं बस वही ध्यान में रख लेना, 2 गोलार्ध में बंटा होता है, बंटा होता है, ठीक है। दूसरा जो आता है आपका हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, इसको कहते हैं हेडमास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं? हेडमास्टर ग्रंथि। एक तो ये चीज ध्यान में रखनी है। दूसरी, ये आपका भूख, प्यास, निद्रा, काम को नियंत्रित करता है, काम को
नियंत्रित करता है। यह आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो नाम आता है वो आता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क, जिसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है सेरेबेलम। ठीक, इसका काम होता है ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित करना। ऐच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित मतलब ऐच्छिक क्रियाएं कौन सी होती है? जो इच्छा से अपन करते हैं, जैसे लिखना, जो भी अपन इच्छा से करते हैं, बोलना, ये सब जो है क्या होता है? ऐच्छिक क्रिया होती है, अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। प्रमस्तिष्क दो गोलार्धों में बंटा होता है। हाइपोथैलेमस हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं, भूख प्यास निद्रा काम को नियंत्रित करती है। अनुमस्तिष्क जिसको सेरेबेलम कहते हैं वो ऐच्छिक क्रियाएं जैसे लिखना बोलना को नियंत्रित करता है। और एक सबसे जो है इंपॉर्टेंट मेडुला ओब्लागेटा। मेडुला ओब्लागेटा, और जो मेडुला ओब्लागेटा होती है ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती है? जैसे सांस लेना, श्वास, ठीक है, हृदय की धड़कन, ठीक है। इसके अलावा रक्तदाब यानी बीपी जो होती है, ब्लड प्रेशर, उसको भी कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ओब्लागेटा कवर करती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 43, स्कर्वी रोग विटामिन सी से होता है, बिल्कुल पहले देख चुके अपन। पोलियो का कारण वायरस होता है, ये भी पहले देख चुके हैं। गोइटर रोग, जिसका दूसरा नाम है गलगंड रोग, किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन। गलगंड रोग या जो गोइटर रोग है वो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, मैं पहले बता चुका। और वो प्रोटोजोआ किससे जो है संचरित होते हैं? तो वो होते हैं मच्छर से। ऑप्शन नंबर सी। कचरे के अलग अलग डिब्बों में डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैसे अपन ने पढ़े थे ना, नीले और ग्रीन और जो है काला डिब्बा, वो होती है आपका सेग्रेगेशन। क्या होता है? सेग्रेगेशन, यानी कि कचरे को अलग अलग डिब्बे में डालने की प्रक्रिया सेग्रेगेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 48, प्लास्टिक किस प्रकार का कचरा है? तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि अजैविक अपशिष्ट है। ये जो अजैविक और जैविक पहले बता चुका मैं। अजैविक जो होते हैं आपके मतलब जिनको जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा जो है अपघटित नहीं किया जा सकता, तो प्लास्टिक आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है। फिर है कूड़े से खाद बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंपोस्टिंग कहलाती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल किससे संबंधित है? तो ये अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। 5R थ्योरी में बता चुका। चैनल जीवा स्टडी पर नए तो चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।